तो यहाँ तक जो एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन दिया था वो आपको क्लियर है? सबको क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है? ठीक है, तो बस हम क्विक एंजियोस्पर्म खत्म करके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे आते हैं। ओके बेटा, ये सब मार्किंग हो गया। ये लास्ट की लाइन रहेगी थी एनसीईआरटी की, आप मार्किंग कर लो। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड्स नंबर में कितने हैं? नंबर ऑफ सिनर्जिड्स 2। किस स्ट्रक्चर के पार्ट में है? एग एपरेटस में है या एंटीपोडल में? एग एपरेटस में। ठीक है, एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स ये डिजेनरेट हो जाते हैं कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। During these events, the ovules develop into seeds and ovaries develop into fruit. तो डायरेक्ट आपको इतना 2-3 बार हो चुका है, इसको आप मार्किंग करो। द लाइफ साइकिल इसको देख लेते हैं। इमेज इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ चीजें आप एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे। एक तो ये पूरा कंप्लीट प्लांट है पहले बार, ठीक है। कंप्लीट प्लांट परफेक्ट फ्लावर को ही हम एंजियोस्पर्म का आइडियल बोलते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट फ्लावर हो। कंप्लीट फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल दोनों एक से होगा। अब इसमें आपको पॉट भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सीड वाला भी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का भी दिख रहा है, लीफ भी दिख रहा है, नए फ्लावर भी दिख रहे हैं। क्लियर? इस तरीके से ये एक थोड़ा सा आपको कंप्लीट प्लांट दिख रहा है। जैसे मैंने ये इमेज भी आपको लगा दिया, ये शूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम होता है। पढ़ेंगे इन सब के बारे में, निगेटिव जियोट्रोपिस, पॉजिटिव फोटोट्रोपिस, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रोपिस, वो सब देखेंगे। बस आप अभी यहाँ पे इतना समझो कि ऊपर की तरफ सारा शूट सिस्टम है, नीचे अंडरग्राउंड जो होता है वो रूट सिस्टम है। इसमें आपको शूट में स्टेम दिखेगी, ब्रांचेस दिखेंगी, लीफ दिखेंगी, फ्लावर दिखेंगे, फ्रूट दिखेंगे, लेकिन ये तब दिखेंगे जब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में होगा। ये बात याद रखो। क्लियर? प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंचा होगा, मतलब अभी ग्रोइंग फेज में है, तो उसके वेजिटेटिव पार्ट दिखेंगे, उसकी रूट होगी, शूट सिस्टम में लीफ होगा, ब्रांचेस होंगे, लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं होगा। और फ्लावर हो तो जरूरी नहीं है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट बने। क्लियर? इस तरीके के कुछ चीजें आप अपने माइंड में सेट करो। अब आपको ये समझना है, क्या यहाँ दो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट प्लांट आपको दिखे? बिल्कुल नहीं दिखे, वो जिम्नोस्पर्म से ही गायब है। क्लियर? जिम्नोस्पर्म से ही ऐसे हमें दो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट प्लांट्स नहीं दिख रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। स्टिल यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, क्योंकि पूरे लाइफ स्पैन में देयर इज डिप्लॉयड फेज, देयर इज हैप्लॉयड फेज। इसको ही बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो भी नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना। अब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका क्या है? फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर के छोटे क्लास का डायग्राम आप याद करो, आपको पता होगा, देयर इज पेटल, देयर इज सेपल, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला। सेपल वाली रिंग को बोलते हैं कैलिक्स, पेटल वाली रिंग को बोलते हैं कोरोला, एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं सेपल। ये सब जिसके ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल, मतलब वो सिंहासन जिसके ऊपर पूरी फ्लावर की रिंग है, दैट इज थैलेमस और रेसेप्टिकल। ओके बच्चा, फिर फर्स्ट रिंग ये, सेकंड रिंग कोरोला, थर्ड रिंग आती है एंड्रोशियम की, एक को बोलते हैं आप स्टेमन, मतलब ये रिंग होगी आपकी एंड्रोशियम, एंड वन सिंगल यूनिट इज स्टेमन। एंड देन आपका इधर दिया हुआ है पिस्टिल, इस रिंग को बोलते हैं गाइनोशियम, एंड सिंगल यूनिट इज पिस्टिल या कार्पल। आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल भी बता रही हूँ मैं और पूरी कंप्लीट रिंग बता रही हूँ। ठीक है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और बता देती हूँ। ये आपको दिख रहा है प्लांट, फ्लावर पहले तो आए नहीं थे, इसका मतलब इवोल्यूशन में फ्लावर स्टेम पे जनरेट हुए हैं, तो स्टेम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ होगा। इतनी बात समझ में आए? रूट से तो आ नहीं रहे, तो पहले हम रूट को छोड़ते हैं, स्टेम पे आते हैं। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। आज ये डिटेल में बता रही हूँ, आगे जब भी एंजियोस्पर्म आएगा ये बात पे बात नहीं होगी। ओके, इसलिए एकदम अटेंटिव होके सुनना। नोड एंड इंटरनोड,
दिस इज नोड जहां पे ब्रांचिंग है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, इनके बीच की दूरी इंटरनोड, कहीं पे देखो यहाँ लिखा है जैसे दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड। इफ आई एम सेइंग दिस इज नोड नोड नोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनोड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब एकदम ध्यान से सुनो, फ्लावर इवोल्यूशन में कैसे आए हैं, 4 इंटरनोड रिड्यूस हो गए, 1 2 3, 1 2 3, एक और बनाओ 4, मैंने क्या बोला 4 इंटरनोड रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए। अब इसको हम रिड्यूस कर दे एकदम पास पास, समझना हम बता क्या रहे हैं। क्लियर बेटा? जब 4 इंटरनोड रिड्यूस हो गए तो वो एकदम नोड मिल गए आपस में। क्लियर? इसी में एक नोड है आपका बाहर की तरफ कैलिक्स, उसके अंदर है कोरोला, उसके अंदर है एंड्रोशियम, उसके अंदर है गाइनोशियम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो फ्लावर इज reduced system of which arises from a shoot system and which is related by the decondensation of internodal region and they join। एक आप स्प्रिंग को देखो, इस तरीके से स्प्रिंग आप फैला दोगे ऐसी रहेगी, लेकिन स्प्रिंग को अगर आप सप्रेस करते हो तो उसकी सारी रिंग एक दूसरे के पास आ जाती है, और यही 4 रिंग स्ट्रक्चर है। फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर में क्या होते हैं, 4 रिंग या 4 होल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? तो फ्लावर, जब प्लांट की इवोल्यूशन में फ्लावर जनरेट हुए तो पहले इंटरनोडल रीजन गायब हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस होता गया, और नोडल रीजन के पास ही कैपेसिटी है कि वो ब्रांच बनाए, उससे कुछ ओरिजिनेट हो। तो यही कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन वो कुछ क्या हो गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इज इट क्लियर? समझ में आई सबको ये बात? तो कभी आपको क्वेश्चन मिलता है फ्लावर शूट सिस्टम का रिड्यूस फॉर्म है, इवोल्यूटेड फॉर्म है, इवोल्यूशन में है, तो उसको आप करेक्ट करोगे। ठीक है? अभी फ्रूट कहाँ आएगा, फ्रूट इसी फ्लावर के गाइनोशियम के ओवरी से आता है, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज फ्रूट। ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक टर्म और मैं बता रही हूँ, एसेसरी रिंग एंड रिप्रोडक्टिव रिंग। तो एसेसरी मतलब जो हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं असिस्ट करने वाली रिंग, दैट इज एसेसरी रिंग। कौन कौन आ गया इसमें बेटा, कैलिक्स एंड कोरोला। रिप्रोडक्टिव आ गया आपका गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। तो 1 + 2 इज इक्वल टू एसेसरी, ये देखो तुम्हारे सामने ही हम शॉर्ट लिख रहे हैं, ऐसा हम कुछ तैयार करके नहीं आते कि हम ये तुम्हें बताने वाले। इसी तरीके से तुम्हारा भी दिमाग चलना चाहिए, फटाफट ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखना की आदत डालना। 1 + 2 एसेसरी रिंग एंड 3 + 4 रिप्रोडक्टिव रिंग। अब ये जन्म जन्मांतर के लिए याद रहेगा, कभी गलत नहीं होना चाहिए कि गाइनोशियम एंड्रोशियम कहाँ है, रिप्रोडक्टिव रिंग में, और वो 3rd और 4th रिंग है फ्लावर की। कैलिक्स और कोरोला कहाँ है, एसेसरी रिंग में। वो हेल्प करती है फ्लावर के प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन। ठीक है? जब पॉलिनेशन होता है तो ये फ्लावर के कलर से ही, इंसेक्ट और नेक्टर से ही अट्रैक्ट होते हैं, तो हेल्प कर रही है, किसी तरीके से असिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एक क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट इज फ्लावर, बट फ्लावर के अंदर फिर से हमने कर दिया रिप्रोडक्टिव एंड एसेसरी। देन रिप्रोडक्टिव अगर स्पेसिफिक पूछा है तो आपको आना पड़ेगा गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम पे। ओके? फिर गाइनोशियम और एंड्रोशियम नहीं लिखा है, सिंगल यूनिट रहेगा, तो क्या रहेगा, वो पिस्टिल कार्पल टर्म यूज करते हैं गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट के लिए, एंड सेपल सॉरी स्टेमेन टर्म यूज करते हैं आपका एंड्रोशियम के। क्लियर है? और स्टेमेन का वो पोर्शन जहां पे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं दैट इज एंथर, जिसने होल्ड करके रखा है, रिसेप्टिकल से जोड़ के रखा है, दैट इज फिलामेंट। तो स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। इज इट क्लियर? गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब ध्यान से सुनो, ओवरी के अंदर है ओव्यूल,
ओविल के अंदर है एम्ब्रियो सैक के अंदर है आपका एंटीपोडल रीजन और फिर माइक्रोपाइलर, एंड पे है आपका एग एपरेटस। उस एग एपरेटस में है आपके एग। तो पोलन ट्यूब को, पोलन ग्रेन को इस एग एपरेटस तक पहुंचना होता है, मतलब वो ओव्यूल के अंदर जाना है, वहां पे वो एग के साथ फ्यूज करता है, वही यहाँ पे जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है। क्लियर? और ये हमेशा ओव्यूल के अंदर है, इसलिए आपका एम्ब्रियो हमेशा सीड के अंदर होता है। दैट्स व्हाई नया प्लांट कभी आप लगाते हो तो आप सीड को लगाते। इज इट क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो अलग होता है, जहाँ पे स्टेम को कट करके ग्राफ्टिंग कर रहे हो, कलम लगा रहे हो, वो सब अलग होता है। समझ में आई बात? चलो, तो लाइफ साइकिल में आते हैं। लाइफ साइकिल में कहानी फिर से वही है, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। तो फीमेल वाला पोर्शन जो अभी हमने बात किया पिस्टिल वाला है, उसके पास है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लेवलिंग आपको याद होनी चाहिए। एंड दूसरी फ्लावर के अंदर ही एक रिंग है जो मेल रिंग है, मेल रिप्रोडक्टिव रिंग है, उसके पास है एंथर एंड फिलामेंट, मतलब स्टेमेन है। स्टेमेन के एंथर में डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी यहाँ पे, जिसमें होगी मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर। यहीं पे अब थोड़ा सा पेंसिल से लिख लो फिर से, मियोसिस, और आएगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर का बनना। ओके, इधर चलते हैं। यहाँ था न्यूसेलस, न्यूसेलस में बनेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। ठीक है, क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा मेगा स्पोर से। अब यहाँ पे आपको हिडन है वो पुरानी वाली साइकिल का पार्ट कि 4 में से 3 डिजनरेट हो जाएंगी, एक डेवलप होगा। डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस होगा। माइटोसिस कितनी बार हो रही थी? 3 टाइम माइटोसिस। तो माइटोसिस के बाद रिजल्टेंट हमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिला था, जिसको आप बोल रहे थे एम्ब्रियो सैक। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, अब इस पे जाने की अभी नीड नहीं है, आई थिंक सब रिकॉल होगा। तो माइक्रोस्पोर, या आप इसको बोल सकते हो मेल गैमेटोफाइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये अलग से प्लांट का कोई फाइटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर आपका मेल गैमेट प्रेजेंट है, मतलब डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो जाएगा फ्यूज करेगा तभी सिंगेमी होगी। क्लियर? अब ये वाया विंड जाए, वाया इंसेक्ट जाए, वाया एनिमल जाए, यहाँ ह्यूज रेंज है। आपको 12th चैप्टर में पढ़ना है पॉलिनेशन। तो ये जो मेथड है दैट इज पॉलिनेशन। इस लाइफ साइकिल की और भी डिटेल फॉर्म है, एक एक स्टेप पे आपको डिटेल देखना है उस चैप्टर में। तो पॉलिनेशन से जब पॉलन ग्रेन पहुंचा है, स्टिग्मा ने रिसीव किया, जैसे जो सपोज रोज जान रहे हो तुम लोग, गेंदे का फूल जान रहे हो, तो गेंदे का मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का पॉलन ग्रेन क्या रोज पे जाके रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो उसके लिए स्टिग्मा पहले इंटरेक्ट करती है। तो एक टर्म आपको आएगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये भी आपको वहां पढ़ना है डिटेल में, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, किन्हीं दो लोग मिलके बात कर रहे हैं और उनकी बात में रजामंदी हुई तो आगे का प्रोसेस होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझना है इस बात को। जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा मतलब हाँ उसी स्पीसीज का, उसी वैरायटी का पॉलन ग्रेन वहां पे पहुंचा हुआ है। नाउ स्टिग्मा उसको अलाउ करेगा कि अब स्टाइल के थ्रू तुम पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हुए, ग्रो करते हुए, डायरेक्शन मिलेगा, वहां केमिकल डायरेक्शन रहेंगे। सिनर्जिड भी अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे फिलिफॉर्म अपेंडिसेस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे हैं, एग तुम्हें यहाँ मिलेगा। तुम जनरल भाषा में ऐसे ही समझ लो। तो उस डायरेक्शन में पॉलन ट्यूब जा रहा है पूरा, और वो ओव्यूल में एंटर करेगा। तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस पढ़नी है रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे क्या हो गया फिर, ये जूडोगैमी है या साइक्नोगैमी है, ये बताओ पहले। साइक्नोगैमी है क्योंकि ये आपको दिख रहा है साइफन, तो यहीं पे आप इसको साइफन एंड साइफनोगैमी लिख लेना। ऑल दो ध्यान रखना एक्वेटिक एंजियोस्पर्म भी होगा तो भी आप ये गलती नहीं करोगे कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म वाटर के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है तो आप उसको जूडोगैमी को, क्योंकि एट द एंड वहां पे भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक्वेटिक पॉलिनेशन हो सकता है लेकिन साइफन तो बनेगा।
तो रिप्रोडक्शन सिंगेमी कैसा है, साइक्लोगेमी का। अब एंटर किया, एक एग से फ्यूज होगा, एक इन दो न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, तो एग से फ्यूज होने वाला है, अगली पीढ़ी को जनरेट करेगा, दैट इज जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो सैक का जो आपको ये वाला पार्ट है ये हो जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड से आपको फूड मिलेगा किसको, इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और फिर नया प्लांट जब उसको सीडलिंग के बाद फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो सीड ग्रो कर जाएगी। इज इट क्लियर? सब कुछ इरेज करते हैं। अब इमेज के अकॉर्डिंग आप एकदम ध्यान से देखो, इमेज आपकी क्या कह रही है। इमेज आपकी बोली कि एक स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तेज आवाज आओ, डिप्लॉइड, ठीक है। फिर यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन तक क्या है, सब डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर हुआ हैप्लॉइड, मेगास्पोर हुआ हैप्लॉइड, एम्ब्रियोसैक जो होता है आपका एंजियोस्पर्म में वो होता है हैप्लॉइड, क्योंकि वो मेगास्पोर के डेवलपमेंट से बनता है। दिस इज क्वेश्चन। तो ये सभी पीढ़ी आपकी कहाँ आ गई, हैप्लॉइड में। ये हो गई गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये हो गई स्पोरोफिटिक जनरेशन, जाइगोट बनते ही डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, सब जहां तक डिप्लॉइड है वो सभी क्या हो गए बेटा, आपके स्पोरोफिटिक जनरेशन के पार्ट हो। किसी को डाउट? M+N 2N जाइगोट का फॉर्मेशन, इतनी आपको यहाँ पे बात याद है। इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे इलेबोरेट करके पढ़। अब आप फ्लावर के दो पोर्शन देख लो, मैं तो ऐसे ही कल फुर्सत में बैठी थी तो फ्लावर ऐड कर रही थी। ठीक है, ये कैलिक्स है, ये प्रोटेक्टिव, जब कली होती है, बर्ड होती है तो उसकी आउटर जो कवरिंग दिखती है आपको वो कैलिक्स है, तो कलरफुल दिख रहा है, ये कोरोला है, पेटल है। फिर आप यहाँ पे देखो, ये एंड्रोशियम है, ये वाली रिंग, ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम कभी नंबर में 1 हो सकती है, कभी ज्यादा होती है, पूरा आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ने का। ठीक है, ये हो गया सब बात। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिख दिया उसको, ठीक है। मोनोकॉट, डाइकॉट, एक कॉटिलेडॉन होगा तो मोनोकॉट, दो कॉटिलेडॉन होंगे तो डाइकॉट, सिंगल कॉटिलेडॉन सीड किसमें होंगे, मोनोकॉट में, तभी आप उसको बीच से ब्रेक नहीं कर पाते हो। कुछ नहीं, आप सिर्फ बीच से ब्रेक करना और राइस लिख लो, व्हीट लिख लो, आपको याद है। अब डेली रूटीन के एग्जांपल कौन लिख, पैरेलल वेनेशन इन लीफ, ये वहां पे आपको एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था, वही चीज यहाँ पे बुलेट फॉर्म में। एंड ट्राइमरस फुल फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर इन ईच होस्ट, डाइकॉट के भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक स्लाइड है जहाँ पे आपको शो कर रहा है 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ये वेनेशन को शो कर रहा है, पैरेलल, रेटिकुलेट। अब इस पे बाद में बात करेंगे, एनाटॉमी का है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड और अटैच्ड कैसे होता है, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट उस पे। ठीक है, रूट्स में देखो तो आप टैप रूट दिख रहा है, फाइब्रस रूट दिख रहा है, एंड सीड में आप देखो ये कॉर्न का शीट दिख रहा है, 1 कॉटिलेडॉन, एंड ये 2 कॉटिलेडॉन, थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ओके, क्लियर है? चलो अब आते हैं मोस्ट, जो यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं और सिर्फ आपको मार्किंग करके रखना है। मेरे भी सामने एनसीईआरटी, आपके भी सामने एनसीईआरटी है, मार्किंग करते चलो। क्वेश्चन है यहाँ पे बीच बीच में छुपे हुए, उनको आपको मार्क आउट। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. प्लांट हो या एनिमल हो, कहीं पे भी आप बात करोगे तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अगर डिवीजन होगा तो ऑलवेज माइटोसिस ही होगा, क्योंकि हैप्लॉइड कभी भी मियोसिस नहीं कर सकते। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। ठीक है, अगर डिवीजन हो रहा है, हैप्लॉइड में हो रहा है, तो भी वो क्या होगा, एक से ज्यादा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्लियर? तो एक डिफरेंट प्लांट बॉडी बनेगा, मतलब वो प्लॉइडी की बात कर रहा है, और दो मॉर्फोलॉजिकल फाइटा स्ट्रक्चर की बात करें। इट मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जिससे डिवीजन से बनेगा वही प्लांट बॉडी हो जाएगी, एदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट।
द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, ये सब चीज आपको पढ़ाई हुई है, अब आप हर लाइन को समझो, ये स्टेटमेंट बन जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा ही नहीं, ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, तो गैमेट बाय डिफरेंशिएशन और माइटोसिस से बन जाएगा। अंडरलाइन करो। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटेड एज गैमेटोफाइट। देखते आ रहे हैं अपन इसको। Following fertilization, the zygote also divides by mitosis. Fertilization होते ही यहाँ डिप्लॉयड हो गया। Also divides by mitosis. तो मतलब फिर से अब कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जो डिप्लॉयड टिश्यू का होगा, क्या बोल देंगे उसको? स्पोरोफाइट बोल देंगे ना। To produce a diploid sporophytic plant body. सब पढ़ा हुआ है? नहीं समझ में आए तो बताना, यहाँ पे बस मार्क करना है आपको। हैप्लॉइड स्पोर, अगर हैप्लॉइड स्पोर है प्लांट बॉडी, चलो हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस, अभी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है ना, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक स्पोर प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफिटिक गैमेट प्रोड्यूस करता है। डे 1 से चल रहा है ये तो कहानी। तो स्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। हाईलाइट करो। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय द मियोसिस। ओके, अब ये क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस करेगा तो फिर से कहानी यहाँ लूप में चली जाएगी। पकड़ो कहाँ जाएगी लूप? दिस प्लांट बॉडी, द हैप्लॉइड plant body produces gamete by mitosis. This plant body represent a gametophyte. ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से स्पोर से डेवलप होने वाली जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी? गैमेटोफाइट होगी। तो सिंपल सीक्वेंस अगर आप देखो तो स्पोर डेवलप करेगा तो क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट। गैमेट कितने टाइप के होते हैं? 2। दोनों गैमेट फ्यूज किए बना जाइगोट। जाइगोट डेवलप करेगा, चाहे जैसे करे, एम्ब्रियोफाइटा होगा तो एम्ब्रियो बीच में आ जाएगा, सिर्फ एल्गी होगी तो कोई एम्ब्रियो की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम एम्ब्रियो नहीं बोल रहे हैं। जाइगोट डेवलप करेगा तो क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। तो लूप बना, स्पोरोफाइट से चलो स्पोरोफाइट पे एंड हो रहा है, गैमेटोफाइट से चलोगे गैमेटोफाइट पे एंड हो जाएगा। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल चलता रहेगा। इज इट क्लियर? Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. These in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. अगली cycle आ गई and this is gametophyte plant body. Thus, during the life cycle, यहाँ से underline करो, during the life cycle of any sexually reproducing plant, आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने देखा सब में होता है। आप रोज के प्लांट को आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, घरों में लगाया होगा, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाया जाता है। क्लियर? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की बात हो रही है। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। कंक्लूड हो गया। However, different plant groups है यही, सब जगह यही चल रहा है, लेकिन आपने जो 5 डिवीजन पढ़ डाले पिछले 15 दिन से पढ़ रहे हो, उसमें आप क्या देख रहे हो कि इनके रेशियो अलग अलग है, इनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब आपने देखा, सब में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है। क्लियर? डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज individuals representing them differ in the following pattern. अब ये हैं आपके फिर से एमसीक्यूज बनेंगे। Sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote. किसमें? बताओ किस डिवीजन में देखा था? स्पोरोफिटिक सिर्फ जाइगोट था। हाँ बेटा क्या दिक्कत है? फाइटा आया ही नहीं था, सिर्फ सबसे पहले एल्गी में। जाइगोटिक मियोसिस किसमें हुआ था? एल्गी में। जाइगोट डेवलप होता तो क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता। ठीक है, एल्गी में था क्या? स्पोरोफाइट, हैप्लॉन्टिक जनरेशन आएगी। क्लियर बच्चा? वन सेल जाइगोट सिर्फ एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, एक सेल की,
दैट इज जाइगोट। एम्ब्रियो भी नहीं था, एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, एम्ब्रियोफाइटा में नहीं है एल्गी ना, ठीक है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, अंडरलाइन करो। कोई मल्टीसेल स्ट्रक्चर बना ही नहीं वहां पे, तो कोई फ्री लिविंग की तो बात ही दूर की है। Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. एल्गी के बारे में बात कर रहा है, जाइगोट में हुई मियोसिस और उससे क्या बने आपके जाइगोस्पोर, या आप सिर्फ स्पोर लिख लो। कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। और एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड। तो एल्गी बन जाएगी फिर से, बताओ बेटा, सॉरी, गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? Haplontic life cycle. The haploid spores divide mitotically and form gametophyte. आ गया? फ्लो समझो क्या चल रहा है, एल्गी की बात हो रही है यहाँ। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज, हम प्लांट देख रहे हैं तो सभी क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और अभी यहाँ तो कुछ फ्री लिविंग है ही नहीं, तो डोमिनेंट वही है, इंडिविजुअल वही है। क्लियर? फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड बॉडी। This kind of life cycle is termed as haplontic. Many algae, ये है आपके, यहाँ से आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेना एग्जांपल को। Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas। अब हम यहाँ डिस्क्लेमर दे दें आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने Chlamydomonas पढ़ा है प्रोटिस्टा में, ओके। एनसीईआरटी खुद कॉन्ट्राडिक्ट है, एनसीईआरटी एल्गी में भी आपको क्लेमाइडोमोनास पढ़ा रही है और प्रोटिस्टा में भी पढ़ाई है, मतलब प्लांट में भी पढ़ा रही है और प्रोटिस्टा में भी पढ़ा रही है। तो एकदम फोकस होके क्लेमाइडोमोनास जब भी टर्म आए, एग्जांपल है, उसको पढ़ो ध्यान से, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना 5 सेकंड का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व कर। क्लोरोफाइसी एल्गी, क्लियर? प्रोटिस्टा के लिए घुमा के पूछ रहा है, हाँ भाई यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट फॉर्म प्रोटिस्टा में रखते हैं, इसलिए ओके प्रोटिस्टा भी सही है, फ्लैजिलेटेड होता है। यहीं पे लिख लेना पेंसिल से जो ये बात बोली मैंने क्लेमाइडोमोनास के लिए। रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, तो एग्जांपल आपको क्या मिला? वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल एल्गी, ये सब मुझे पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, एक दिन बुलाऊंगी, वैसे मैथिली को बुलाती मैं जरूर, तो बताइए कैसे पढ़ाती थी। यहाँ पे पढ़ रही होती है ना तो बोलती है तो मैडम ही बदल, ठीक है? इतने आराम से नहीं पढ़ाती, ये सब पढ़ाई हुई चीजें तुमसे पूछती और रिप्लाई आना चाहिए। तो वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनी का नाम सिनोबियम, डॉटर कॉलोनी, रिप्रोडक्शन के लिए अलग होती है, डेवलप होती है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरल एल्गी, फ्लैजिलेटेड एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, ठीक है? वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल, फ्लैजिलेटेड। क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल कॉलोनी नहीं बनाती है और फ्लैजिलेटेड है, ठीक है? फिर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी याद चलना चाहिए बैकग्राउंड में, ओगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, तीनों टाइप का। चलो पैकअप करो, तो इमेज में आ जाओ। फिर से वही कहानी है, सिर्फ जाइगोट था यहाँ पे अप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड है, तो एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस है। अब ये मत सोच लेना मैम 3 चीज तो लिखा है, भाई ये प्रोसेस लिखा हुआ है, एनसीईआरटी भी बेवकूफों की तरह बनाती है, ठीक है? सिनगैमी होगा, ज्वाइनिंग, फ्यूजन, तो गैमेट का बनना, गैमेट फ्यूजन से जाइगोट का बनना, जाइगोटिक मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस का भी क्वेश्चन है ये, सेल साइकिल पैकअप हो चुका है इनका, लेकिन बोलेंगे नहीं ये लोग। जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में होती है, फंजाई में होती है। स्पोर बने हैप्लॉइड, ये पूरी साइकिल क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पिंक वाली हैप्लॉइड, दैट्स व्हाई एल्गी में क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डोमिनेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई बात ही नहीं है, वही फ्री लिविंग है, जाइगोट आपको ऐसे अलग से तैरता हुआ नहीं दिखेगा, क्लियर है? हैप्लॉन्टिक में आ जाते हैं, स्पोर डेवलप होगा तो गैमेटोफाइट, गैमेटो में गैमेटोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस मींस सिंथेसिस, गैमेटो मींस गैमेट, गैमेट की सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट,
नया वर्ड तो है नहीं, पहले भी बात कर चुके हैं इस पे हम। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, बेसिक लेक्चर से चल रहा है। ओके, तो गैमेट, गैमेट दो गैमेट बनेंगे, एक मेल एक फीमेल, फ्यूजन, सिंगैमी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, खत्म हो गई हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अगेन एग्जांपल फास्ट, मेरे साथ ही बोलो, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, colonial algae, spiral algae, filamentous algae and single cell algae। तीनों अलग अलग एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत फोकस होके रहना, ये रिलेट कर देगा तुमको क्वेश्चन पूछते वक्त एल्गी से। नेक्स्ट आ जाओ, on other on the other scheme extreme is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant, diploid sporophyte is the dominant, clear? photosynthetic इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, डोमिनेंट के साथ ही आपको समझना है, डोमिनेंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकता हो, जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कर सकता हो, वही डोमिनेंट हो। क्लियर? अब ये बात कर रहा है स्पोरोफाइट को डोमिनेट किया, यहीं पे गलती होती है। तो the gametophytic phase is represented by the single to few cell haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic। ये डायरेक्ट आपको ले गया कहाँ बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और आगे एग्जांपल किसका आने वाला है, एल्गी का। फंस जाओगी, अंडरलाइन करो इसको एकदम रेड मार्क्स से। एन एल्गा फ्यूकस, एल्गी की जहां इमेज दी थी वहां फ्यूकस एल्गी दिया हुआ था। फ्यूकस की स्पीसीज जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है बीच में, दिस इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बेटा मार्क कर लेना, एल्गी लिखा है, फ्यूकस इज एन एल्गी, डिप्लॉयड एल्गी। बाकी एल्गी जो अभी तक आप देख रहे थे, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, वो सब क्या होती है, हैप्लॉयड एल्गी होती है। रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस में। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट, कौन आ गए, पेनेरोगैम्स, कौन हो गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वेरी गुड, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न। मैंने पहले ही बोला था पैटर्न किसका है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, एग्जांपल किसका है, फ्यूकस एल्गी का। क्लियर? फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन, दोनों में डिफरेंस है, wherein the gametophytic phase is few to multicell। दोनों में अलग अलग है बेटा, पूरा ही, एक में फ्लावर बन रहा है, एक में फ्लावर नहीं है, तो आपको ये मार्क करना है उन्हीं का पैटर्न, लेकिन दोनों में वेरिएशन। अब देखो, हैप्लॉन्टिक देखा आपने, फिर डिप्लॉन्टिक देखा, इसका मतलब पिंक वाला छोटा कर दिया और डिप्लॉयड फेज ज्यादा है, तो डिप्लॉयड डेवलप हुआ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, स्पोर के मदर स्पोर सेल वाला जो आपने मियोसिस देखा, वो मियोसिस होगी, और उसके रिजल्टेंट आपका गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम, एंथेरिडियम, अगर जिम्नोस्पर्म होगा तो आर्चिगोनियम होगा, और इधर एंजियोस्पर्म में आप बात करोगे तो पूरा का पूरा डिफरेंट स्ट्रक्चर अभी बताया, फ्लावर आ जाएगा, उसमें गायनोशियम और एंड्रोशियम होगा। क्लियर बच्चा? एंजियोस्पर्म नॉन आर्चिगोनियट होते हैं, ओके, आर्चिगोनिया नहीं होता है। एंड देन फिर से गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहीं पे लिख लो थोड़ा सा, फिर से 4 बार लिखते रहो, कैसे नहीं याद होगा, कैसे नहीं समझ में आए। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सिनगैमी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। ओके, देन एज अ रिजल्टेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट आया तो डिप्लॉयड स्टेज आ गया। अब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, क्लियर? किसमें है, यहीं पे लिख लो इमेज के पास ही, फ्यूकस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। थ्योरी में भी हाईलाइट किया करो, कुछ चीज ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको आप इमेज के पास लिखिए। तो लाइफ साइकिल कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, ज्यादा है डिप्लॉन्टिक, ऑल्दो वी नो कि देयर इज गैमेट फॉर्मेशन व्हिच इज हैप्लॉइड स्टेज, ये हैप्लॉइड स्टेज है। ओके, मियोसिस के बाद जो स्पोर बना था वो हैप्लॉइड है।
नाउ क्या बच गए, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। Interestingly, exhibit an intermediate condition, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, आपने देखा दोनों में ही आपको गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोथैलस, प्रोटोनीमा, इस तरीके के टर्म्स आप देख रहे थे जो कि वहां पे फॉर्म हो रहे थे। क्लियर, मतलब यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट जनरेशन बाय आई। ओके, डिफरेंट आपको दिख रहा है पूरा। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। इसलिए ब्रायोफाइटा को मैंने बोला था एक होगा आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक और टेरिडोफाइटा होगा आपका डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो आप यहीं पे लिखो जो एनसीईआरटी से एक लाइन लिखी है, आप यहाँ पे लिख लो डिप्लोहैप्लॉन्टिक। किसमें, टेरिडोफाइटा में। जो डोमिनेंट उसको पहले लिख देना। ये टर्म क्या कह रहा है, हाफ साइकिल इज हैप्लॉइड एंड हाफ साइकिल इज डिप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड डिप्लॉइड के ऊपर डोमिनेंट है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड हैप्लॉइड के ऊपर डोमिनेंट है तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लॉइड किधर आएगा, टुवर्ड्स द जिम्नोस्पर्म आ जाओ तो टेरिडोफाइटा आपका हो गया। हैप्लॉइड किधर आएगा, टुवर्ड्स द एल्गी चले जाओ तो ब्रायोफाइटा आपको मिलेगा। तो सीक्वेंस आपको क्लियर रहेगा तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सीक्वेंस वही है ए बी पी जी। The diploid sporophyte is represented by dominant, independent, photosynthetic, vascular plant body। ये स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, ये आपको अलग अलग ऑप्शन में पूछ के ऑल ऑफ द अबव कर देगा, उसको आप ध्यान रखें। इट अल्टरनेट्स, इसके बाद क्या आएगा, ये मेन प्लांट बॉडी होगी। इसके बाद क्या आ रहा है, विद मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफाइट भी हो सकता है, और अगर फूड प्रोडक्शन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये मार्क कर लो, टेरिडोफाइटा चल रहा है। Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle, but this is actually, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, it is diplohaploidic। लिखा ना शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड, तो आपको डिप्लो पहले रखना है। एनसीईआरटी को चैलेंज नहीं करना है, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी में सिर्फ हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात लिखी हुई है, अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया तो हम उस दिन सॉल्व कर पाए। ऑल टेरिडोफाइटा एग्जिबिट्स दिस पैटर्न। पहले डिप्लॉइड की बात हुई है, बाद में हैप्लॉइड की बात हुई है, तो लाइफ साइकिल क्या हो जाती है इनके, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इंटरेस्टिंगली, अब ये ऑब्वियसली जब इन्हीं को इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। While most algal genera are haplontic, some of them such as फ्यूकस वहां पे मिल चुका था आपको कहाँ, डिप्लॉन्टिक में, फिर आगे लिखा भी हुआ है, बट आप यहाँ पे ध्यान रखो। एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, दोनों एल्गी के एग्जांपल में भी आए हुए, पॉलीसाइफोनिया एंड एक्टोकार्पस कैल्प। सी कैल्प एग्जांपल बताया था, बहुत लॉन्ग एल्गी, ठीक है, जो रोटेटर को बाइंड करके शिप को भी पलट सकती है। आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो तीन एल्गी का एग्जांपल आपको याद रखना है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक एंड वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, वो सभी कहाँ आ जाएंगे, हैप्लॉन्टिक। ओके, तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तीनों जगह एल्गी के एग्जांपल दिए हुए। ऑल्दो आपको पता है इसके अलावा जितनी भी एल्गी बची वो सभी क्या होती है, हैप्लॉन्टिक। तो मेन लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है एल्गी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन जो आपको एनसीईआरटी में दी है वो आपको मार्क कर लेना। अब हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में आपको दिख रहा है कि इक्वली दे आर इक्वल, ठीक है, ब्लू फेस देख लो या पिंक फेस देखो तो लाइफ साइकिल में वो इक्वली दिख रहा है। जो साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें एक में आपका पहले पिंक ज्यादा था, फिर ब्लू ज्यादा था, फिर दोनों में इक्वल दिख रहा है। क्लियर, सीक्वेंस वही है, स्पोरोफाइट, मियोसिस, स्पोर, गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, सिनगेमी, जाइगोट। ओके, यहाँ पे देखो ये मेन हो गया, वहां पे गैमेटोफाइट मेन से आप चले थे, इस मेन से चले थे और स्पोरोफाइट मेन तक पहुंच गए ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ पूछना है यहाँ पे?
किसी को कुछ पूछना है? चैप्टर हो गया फिनिश। इसके बाद दी हुई है आपको समरी, वो आप फटाफट खत्म कर लेना, उसको आज पढ़ लेना। मेरी कुछ आदत है कि मैं एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़वाती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि समरी भी मत छोड़ो, ठीक है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी मत छोड़ो। तुम हो महाराष्ट्र बोर्ड की, लेकिन क्या करना है, अपने को पढ़ाई से मतलब है ना, बोर्ड से मतलब थोड़ी ना है। आप जस्ट एक बार समरी देखो, एक बार क्वेश्चन आंसर देखो, खत्म हुआ चैप्टर। पैकअप करो, मॉड्यूल पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, एक्स्ट्रा पीडीएफ से एमसीक्यू सॉल्व करो, चैप्टर हो जाएगा पैक। यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है। आपका जो टेस्ट पेपर आ रहा है उसमें एक तुम लोग कंटिन्यूअस डाउट भेजते हो, उसको मैं सॉल्व करा देती हूँ। रिलेटेड टू सेल डिवीजन, रिलेटेड टू माइक्रोबियल ग्रोथ, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसको आप ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आया था, किसी का हुआ सॉल्व? किया सॉल्व? हाँ हाँ, 32 × 10⁵ क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई है, डबलिंग टाइम। जो डबलिंग टाइम होता है उसको आपको ध्यान रखना है। डबलिंग टाइम से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ग्रोथ कैसे हो रही। जब आप सेल ग्रोथ बोलते हो, रिप्रोडक्शन बोलते हो, क्या बाइनरी फिजन बोल लो या सेल डिवीजन बोल लो, ये सब टर्म एक है किसके केस में? प्रोकैरियोट के केस में, ठीक है? सेल ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू मास और नंबर, फटाफट बताओ। मास या नंबर? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इस केस में नंबर। डिवीजन हो रहा है ना, नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। बाइनरी फिजन से एक सेल दो में कन्वर्ट होती है, तो ग्रोथ बाय नंबर हुआ। ग्रोथ बाय मास मतलब इस सेल को हम और बड़ा कर देते, ये हो गया ग्रोथ बाय मास। चलो खैर वापस जाओ। तो यहाँ पे आपको ये कहानी क्या कह रहा है, सेल डिवीजन से रिलेटेड है। अब बैक्टीरियम मतलब प्रोकैरियोट की बात कर दिया, पहली चीज पकड़ो, डिवाइड्स एवरी 35 मिनट। इसका मतलब आप उसको रिप्रोडक्शन बोल दो, आप उसका सेल डिवीजन बोल दो, आप उसका सेल ग्रोथ बोल दो, सभी को डुप्लीकेट होने में क्या लग रहा है टाइम? 35 मिनट लग रहा है। इफ वो कल्चर, कल्चर मीन्स होता है वो मीडियम जिसमें उसको ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज को वो फेवर करता है, जो फूड उसको चाहिए, वो आपने डाल दिया और वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करा। जैसे आपके घर में दही बनते हुए आपने देखा होगा, तो दूध के अंदर जोरन डालते, इनोकुलम डालते थोड़ा सा, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, फिर वो डिवाइड करता है। इसका मतलब उस दही को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। गर्मी के दिनों में आप रखोगे तो जल्दी बनता है, इनफैक्ट फट भी जाती है, ठीक है? ठंड के दिनों में रखोगे तो थोड़े गर्म दूध में मम्मी लोग डालती है या किचन में तवे के ऊपर रख देती हैं, कुछ इस तरीके से। कभी अगर किचन में गए होगे तो एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, नहीं किया है तो मैं बता रही हूँ। तो वो कल्चर क्या हो गया, वो मीडियम विच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, कंटेनिंग 10⁵ सेल्स। अब यहाँ 10⁵ को भूल जाओ एकदम, इसको जिसने भी यहाँ 0 0 0 0 लगाया गया उसका टाइम, ये सब नहीं करना है। 10⁵ सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट। इसका मतलब हमें ये पकड़ लेना है, और ये इसका डिवाइडिंग टाइम 175 35 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5, ठीक है? अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2⁵n। 2⁵n कितनी बार रेप्लिकेट हुआ, हर रेप्लिकेशन से नंबर कितना बनेगा? तो एक सेल दो ही में जाएगी, लेकिन कितनी बार पूरी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बार रेप्लिकेट किए, कितनी बार डिवाइड किए, वो है क्वेश्चन। 175 मिनट में एक बार डिवाइड करने में उसको 35 मिनट लगता है, इसलिए 175 डिवाइडेड बाई 35 मिनट, इसका मतलब 175 मिनट में वो 5 टाइम्स डिवाइड किए। ओके, 2 रख दिया यहाँ पे 5। अब इसका आंसर बताओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। ठीक है, क्लियर है? इसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है,
ये समझ में आया सबको? नोट करना है, खाली कथा सुनना है। 2 की पावर n तो नोट कर लो। व्हाट इज n? नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ सेल साइकिल, नंबर ऑफ सेल ग्रोथ। ओके, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, एक कप को भरने में, टू फिल अ कप 60 मिनट लगे और आधा कप कितने मिनट पे रहेगा? आधा कप मतलब यहाँ पे आप बैक्टीरियल कॉलोनी रखो। एक कप फिल्ड अप फुल बैक्टीरिया टेक्स प्लेस 60 मिनट, देन how much time it will take to fill the half cup if the division time is 2 minutes? बताओ। बोलो, सोचो। ना हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया, ना हमने कुछ दिया है। दिमाग लगाओ थोड़ा। इफ द डिवाइडिंग टाइम इज 2 मिनट, देन एक कप जिसको भरने में पूरे 60 मिनट लग रहे थे, वो आधा कप कब फिल होगा? वो 1/4 कप कब फिल होगा? ये सब सॉल्व करके बताओ। इसी को परसेंटेज वाइज पूछेगा तो 50% पूछ लेगा, 25% पूछेगा और 12.5% पूछ लेगा। ऐसे परसेंटेज में फंडामेंटल एक ही है। हुआ सर? कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, सामने दिख रहा है। बताओ। ऑनलाइन बच्चे तुम लोग भी बताओ। आर्यन, दीक्षा, दृष्टि, मैत्री, नुपुर, सुरोहन, सफा, सौदा, शाना, वैष्णवी, वरुण, विधि। बेटा रिप्लाई करो। ये समझ में आया? ये जब सॉल्व कराया वो समझ में आया था? तुम लोग बताओ, आंसर बताओ, सामने बैठे हैं। हाँ, हाँ तो अगली वाली बताओ। एक क्वेश्चन ये किसी ने डाउट भेजा, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सब कैसे डाउट हो जाए? सेल वॉल, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, थिकनेस, म्यूरिन लेयर, टिकोइक एसिड, वो सब तो पूछा ही नहीं मैंने। तो इजी। क्लेमाइडोमोनास में 80s होगा, 70s होगा? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अगर 80s 70s दोनों आए हैं तो वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s होगा। तो पूरे क्लेमाइडोमोनास में कौन सा राइबोसोम है? 70s एंड 80s बोथ। चलो, हमें बुलाओ मत, इसका आंसर हुआ, सॉल्व हुआ। 30 कितनों का आ गया था? हाँ, वो ऑप्शन में भी लिखा रहेगा और फटाफट करोगे और बढ़िया -5 आए। बेटा देखो, डबलिंग टाइम दिया 2 मिनट, 60 मिनट में पूरा, 60 - 2, 58 मिनट में आधा, खत्म। यही बैक्टीरियल ग्रोथ है। अभी कितनों को समझ में आई बात? 60 मिनट में पूरा था। नंबर ऑफ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, ये सीरीज में आया था। मैम नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया ही नहीं है, हम कैसे करें कैसे करें? मैंने कहा दिया तो है आधा कप। आधा कप में चाहे 1 लाख बैक्टीरिया हो तो उसके आधे बैक्टीरिया कहाँ? आधे कप में होंगे। सारे के सारे बैक्टीरिया एक साथ डबल हो रहे हैं ना बेटा, सभी बैक्टीरिया एक साथ डबल हो रहे हैं, तो 2 मिनट में आधा कप से पूरा कप हो गया। तो जस्ट जितना डबलिंग टाइम है उसको माइनस करो। 1/4 के लिए 56। फिर से एक बार, ऐसे होता है ये सब सॉल्व बेटा।
सारे डबलिंग टाइम को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे डबल टाइम क्या दिया। ये कभी आपको बाइनरी फिजन से देगा, कभी सेल डिवीजन टाइम से देगा, कभी सेल ग्रोथ, कभी वन साइकिल, क्योंकि अभी आप जो माइक्रोबियल ग्रोथ साइकिल पढ़ोगे तो इसको साइकिल वे बोलेंगे। ठीक है, तो 60 मिनट में क्योंकि वो कंप्लीट हो रहा था, जस्ट हाफ उसका होगा 2 मिनट पहले, मतलब 58। चलो और कुछ पूछना है? और कोई क्वेश्चन था जिसको लेना? अब पूछो, कल का कोई डाउट हो तो पूछ लो। चैप्टर में तो कुछ बचा नहीं, इमेज वगैरह सब डिस्कस है। बेटा तुम लोग भी कुछ पूछना हो ऑनलाइन तो पूछ लो, टाइम थोड़ा बचा हुआ है, टाइम को यूटिलाइज करो। पूरे चैप्टर से कहीं कुछ पूछना है? मैं भी एक बार देख लेती। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, आर्टिफिशियल नेचुरल ध्यान रखना है यहाँ पे, न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सो, केमोटेक्सो, एल्गी, ज़ूस्पोर, ज़ाइगोट, आइसो, एनाइसो। एग्जांपल देखो यहाँ पे जो फ्यूकस लिखा था ना, यू कैन राइट हियर आल्सो डिप्लॉन्टिक, आपको वो रिपीट होती रहती है, इंफॉर्मेशन रिपीट होती है। इमेजेस देखो ध्यान से, डॉटर कॉलोनी वाला वॉलवॉक्स है, ये आप देख लो, यहाँ पे फ्यूकस है, फ्यूकस नहीं है यहाँ पे आपको, ये दे दिया। हाँ, सेकंड वाला फ्यूकस, ये बीच वाला जिसमें एयर ब्लैडर की बात है वो फ्यूकस। फ्रॉन्ट टर्म यहाँ पे याद रखना था, होल्ड पास्ट, स्टाइप, ये सब थैलॉइड है, कोई स्ट्रक्चर अभी नहीं है। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड, फिर इसका एक टेबल है, इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए कॉमन चलेगा, बी सी डी खत्म हो जाता है क्वेश्चन। ये सब वन शॉट रिवीजन कराएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तुम बी सी डी, ठीक है, पढ़ाते वक्त हम ऐसे नहीं पढ़ाते, मेरी रूल के अगेंस्ट है, ठीक है, ट्रिक नहीं बताए। चलो ए बी सी डी समझ में आया। अभी आपको यहाँ पे याद करना है, पिफोजेंटीन, फाइको एरिथ्रिन, जेंथा को पकड़ो तो फियो हो जाएगा, एरिथ्रा को पकड़ो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी इसका मतलब रेड, एरिथ्रिन, एरिथ्रिन पिगमेंट ऑलवेज रेड पिगमेंट के लिए यूज किया जाएगा। फाइको मीन्स एल्गी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है ये वाला पोर्शन, मैनिटोल लैमिनेरियम, आपका थियोफाइसिका, रोडोफाइसिका, फ्लोरिडियन, स्टार्च, एक ही टर्म है ये। फिर आगे बढ़े आप, ब्रायोफाइटम एग्जांपल यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, पॉलीसाइकोनिया, पोरफायरा, ड्रेसिलेरिया, जेलिडियम। इसके अलावा आप प्रोटिस्टा को भी थोड़ा सा लिंक करके, जो वहां पे डायनोफ्लेजलेट, डायटम्स, डेस्मेट्स पड़े हैं ना, उसको याद रखना कि वो क्या है, आपके एल्गी से आए हुए प्रोटिस्टा है, प्लांट ओरिजिन के प्रोटिस्टा है, तो यहाँ से आपका एक लिंक बनेगा। ब्रायोफाइटा एल्गी से इवॉल्व है, सेमी टेरेस्ट्रियल है, मतलब नियर बाई वाटर बॉडीज ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन वाटर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे आपको दो हायरार्की मिलेगी, एक लोअर एक हायर। लोअर वाले आपके कैसे होते हैं, थैलाइडल होते हैं, हायर वाले में थोड़ा आपको इरेक्ट बॉडी मिलेगी, ठीक है। लिवरवर्ट्स एंड ब्रायोफाइटा, मॉसेस, ठीक है, मॉसेस को ब्रायोफाइटा बोलते हैं बेसिकली। इमेज याद रखना, ये मार्केशिया का पता नहीं 3-4 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। इसमें आपको ये वाली लेबलिंग पूछेगा, तो जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लियर दिखे वो आर्चिगोनियोफोर होता है, जिसमें मिक्स दिख रहा है, सब जुड़ा हुआ आपस में दिख रहा है, वो एंथ्रीडियोफोर होता है। आर्चिगोनियो वियर किया है मतलब वो फीमेल थैलस हो जाएगा, एंथ्रीडिया वियर किया है मतलब वो मेल थैलस हो जाएगा। जेमा कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जेमी फॉर्मेशन, ठीक है।
ये मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल आ जाता है स्फैग्नम, जिसमें आर्चिगोनियल नीचे की तरफ होता है, एंथ्रीडियल ऊपर की तरफ होता है। तो आर्चिगोनियल एंथ्रीडियल एक ही प्लांट के अंदर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मोनोशियस। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट। ठीक है, फूट यहाँ पे लिखवाया था, फूट लिखना पेंसिल से, सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के आगे होता है कैलिप्ट्रा, जो कि एक क्वेश्चन है, जो कि गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, यहाँ तक हैप्लॉइड होता है, बाकी सब क्या है, डिप्लॉइड। तो मार्केशिया, फिनेरिया, स्फैग्नम, स्फैग्नम और सेलेजिनेला में कंफ्यूजन होता है। स्फैग्नम ब्रायोफाइटा है, सेलेजिनेला आपका टेरिडोफाइटा है, हेटेरोस्पोरी को शो करने वाला। प्रोटोनिमा आपको याद रखना है डेवलप्ड में है। डेवलप्ड में मतलब फर्स्ट स्टेज किस चीज का, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट स्टेज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं। जो डायरेक्ट डेवलप हो रहा है कहाँ से, स्पोर से। इसका मतलब स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड स्पोर से ग्रो करने वाला फर्स्ट हैप्लॉइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रोटोनिमा। ओके, जो ग्रोथ करते जाएगा उसके ऊपर और नीचे फिर अनदर ब्रायोफाइटा की कई सारी कॉलोनी जनरेट हो जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा एक कारपेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरीके के कई स्पोर एक ही जगह रिलीज होते हैं, इसलिए हमेशा ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो एक कारपेट जैसे स्ट्रक्चर में दिखेंगे आपको। मोसिस में आपका स्पैग्नम याद रखना, फिनेरिया पॉलीट्राइकम, फिनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैग्नम। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा आपके फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट थे, इस चीज को आप याद रखोगे। टेरिडोफाइटा सेकंड एम्ब्रियोफाइटा है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा है, पहली बार वेस्कुलर सिस्टम आया है, पहली बार ट्रू रूट लीव्स स्टेम का सिस्टम आएगा, नो फ्लावर नो सीड। ठीक है बच्चों, causes xylem and phloem but not well developed। अभी आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, एनाटॉमी में पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल कैसे होता है। टेरिडोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे टू जो ट्रू लीव्स आई थी वो भी दो तरीके की थी, छोटी लीफ बड़ी लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ वेजिटेटिव लीफ। ठीक है, तो छोटी बड़ी होना अलग पैटर्न है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोफिल एंड बैक्रोफिल। स्पोर वर्ड नहीं लगाना है, स्पोर वर्ड लगाते ही वो रिप्रोडक्टिव लीफ हो जाती है। ठीक है, स्पोरोफिल सिर्फ यहाँ पे आपने बात किया क्या है, स्पोरोफिल, यही जिम्नोस्पर्म में जाके क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल से बना हुआ कौन, मेल कौन हो जाता है, मेगा स्पोरोफिल से बना हुआ कौन, फीमेल कौन हो जाता है या स्ट्रोबिलस हो जाता है। उस कून के फॉर्मेशन के स्टार्टिंग कहाँ है, टेरिडोफाइटा में है, और टेरिडोफाइटा में भी कहाँ, हायर में, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, इनमें रिपोर्टेड होगा। फर्न में बात नहीं करेंगे हम, क्लियर है। फिर हमने एक यहाँ पे टर्म आपको अच्छे से बता रखा है, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर। मॉर्फोलॉजिकली ही दो टाइप के स्पोर हैं, तो उससे एक मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों, मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो एंथ्रीडियम को बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो आर्चिगोनियम को बनाएगा। आर्चिगोनियम के अंदर एग, मेल में स्पर्म या एंथ्रोजोइड। ठीक है, फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन आर्चिगोनियम के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम सीड हैबिट ओरिजिनेट हुई है टेरिडोफाइटा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, बस द इंडिकेशन ऑफ सीड हैबिट कि मदर प्लांट के अंदर आने वाला सीड कुछ देर के लिए डेवलप होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो सीड हैबिट रिपोर्टेड इन टेरिडोफाइटा। अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं, राइजोम रूट्स को बेयर करने वाले स्ट्रक्चर को राइजोफोर बोलते हैं। एक्वेटिक में साल्विनिया का नाम याद रखना, ये वाला जो आपका डी है दैट इज एक्वेटिक। फिर एक आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था एनामेना के साथ एसोसिएशन का, एजोला पिन्नेटा का, वो कई तरीके से क्वेश्चन में आता है, उसको भी आप याद रखोगे। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल मार्किंग करके रखना है हमें। ठीक है, सेलेजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरी में सीविड हैबिट हुआ।
फिर यहाँ पे क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्योंकि पूछी जाती है तो फोकस रहना। एल्गी में भी पूछी जाती है, ब्रायोफाइटा में भी पूछी जाती है। तो साइलोप्सिडा, साइलोटर्म बिल्कुल नहीं पूछेगा। सेलेजिनेला पूछेगा, लाइकोप्सिडा याद रखना पड़ेगा, लाइकोपोडियम नहीं पूछेगा, इक्विसिटम पूछेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस टेरिस नहीं पूछता है, पूछा है तो मतलब इजी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में आएगा तो वो 2 से 3 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिसाइडिंग पैरामीटर नहीं हो सकता है कभी। अगर हो रहा है तो मतलब बहुत ही किसी अव्वल दर्जे के हंसे की हालत में पेपर बना दिया है। ठीक है, इक्विजिटम पूछेगा, जिसका नाम नहीं मैच करता है वो पूछता है। और वो आपका डिसाइडिंग ऐसा होता है ना कि मैच द कॉलम में एक कॉलम मैच हुआ, वो आपका टफ वाला ही आपने मैच कर लिया और वो सिर्फ एक जगह प्रेजेंट था। तो मैच द कॉलम कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में देखो कोई एक जो रिपीट हो रहा है उसको तो भूल जाओ, फर्स्ट में भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है, थर्ड में कोई एक पकड़ लो जो आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो आपको आता है क्या, उसको देख लो वो किस ऑप्शन में है, फिर बाकी 3 मैच करो, 2 भी आपको आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं और आप श्योर एंड श्योर हो कि जो एक आ रहा है वही करेक्ट है। तो मैच द कॉलम जो दिखने में बड़ा दिखता है वो फटाफट सॉल्व हो जाता है। अगर एक से नहीं हो रहा है तो 2 पे जाना पड़ेगा, बट 2 साल से जो पैटर्न आ रहा है उसमें वन वन अप्रोच से ही हो रहा है सॉल्व। जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा के बाद मोस्ट एडॉप्टेबिलिटी शो करने वाला डिवीजन है या फाइलम है? डिवीजन है या फाइलम है? डिवीजन है। प्लांट के केस में डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, पेनरोगैम्स का पहला प्रिमिटिव है, बैकग्राउंड से वो क्लोरोफाइसी वगैरह सारे प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, एम्ब्रियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा है। फर्स्ट थिंग ऐड होगी दैट इज सीड। लेकिन सीड कैसा होगा? नेकेड होगा, मतलब ओवरी एब्सेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट। क्लियर? माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे वेल डिफाइंड हो जाएंगे, जो कि टेरिडोफाइटा में सिर्फ स्पोरोफिल थे। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल आते ही हमें या तो मोनोशियस प्लांट दिखेगा तो उसको पाइनस रिप्रेजेंट करता है, या तो डायोसियस प्लांट दिखेगा तो उसको साइकस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मतलब मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग। एक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको क्वेश्चन याद रखना है कि पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कोन वो साइकस के पास है, साइकस रेवोल्यूटा। और लार्जेस्ट ट्री भी जिम्नोस्पर्म में है, सिक्वोया। और माइकोराइजा भी आपने पढ़ा है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई माइकोराइजा। साइकस में कोरोलाइड रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम के साथ एसोसिएशन बनाएगा साइकस की रूट। इसका मतलब ये दोनों ही सिंगली सरवाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट के साथ एसोसिएशन है, एंड रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। ठीक है, एंड एंकरेजिंग उसको जोड़े रखने के। इसका मतलब साइकस और ब्लू ग्रीन एल्गी का बड़ा ही बढ़िया वाला सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। उसी तरीके से फंजाई और पाइनस का है। तो जो आपको टिप पे कॉनिकल फॉरेस्ट दिखते हैं उसमें मोस्टली क्या होते हैं, आपके कोनीफेरल्स होते हैं। कोनीफेरल्स को रिप्रेजेंट करता है पाइनस। ओके, फिर ब्रांच एंड ब्रांच में एग्जांपल दिया हुआ है आपका पाइनस सिट्रस। साइकस याद रखो, जो आसपास आपको दिखता है वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर, बीच में कोन। पूरा अगर मैच्योर साइकस दिखेगा आपको तो उसमें बीच में कोन दिखेगा। और भी बहुत सारी कहानियां जिम्नोस्पर्म की, इनके पॉलन ग्रेन बहुत स्टेबल होते हैं, एडवर्स कंडीशन को फेस कर सकते हैं। आपका पाइनस का जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होता है तो एक टर्म नोट डाउन करना, एक डिजीज आपको पढ़नी है, हे फीवर। हे फीवर, गोल्डन डस्ट, गोल्डन डस्ट। ठीक है, दैट ऑल इज रिलेटेड टू पॉलन ग्रेन ऑफ कोनीफेरल्स। ब्रीदिंग सिस्टम में आप रेस्पिरेशन में ये पढ़ो, कोनीफेरल्स। पाइनस के गोल्डन डस्ट मतलब पिंक, सॉरी येलो कलर के, गोल्ड कलर के क्या होंगे उसके पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो जैसे आप डस्ट से एलर्जी समझते हो ना, अस्थमा में डस्ट से, फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे लोग जो कोनीफेरस प्लांट में मूव करते हैं या टूरिस्ट की तरह जाते हैं, उनके वहां पे चेकिंग होती है और उनका मेडिकल टेस्ट या उनसे हिस्ट्री पूछी जाती है।
कि आर दे आर एदर दे आर अस्थमेटिक। ओके, तो अगर उनको एलर्जी होगी तो दैट इज चांसेस कि अगर वो उस फेज में गए हैं जब वहां पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा होगा, तो उतना सारा प्लांट कोनिफेरस है, वो पूरा जंगल ही कोनिफेरस है, वहां पे बहुत सारे मैच्योर प्लांट होंगे जो पॉलन ग्रेन को रिलीज किए होंगे, तो उस टाइम में पूरी एक डस्ट गोल्डन कलर की वहां पे फैली रहती है। उससे एलर्जी जो होती है, उससे जो फीवर आता है उसको बोलते हैं हे फीवर। ओके, दैट इज रिलेटेड टू योर जिम्नोस्पर्म। गोल्डन डस्ट इज रिलेटेड टू पॉलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म। 12 महीने तक ये वायबल रहते हैं। अगर ये मेल कोन से निकले हुए और ये फीमेल कोन तक नहीं पहुंच रहे तो ऐसा नहीं है कि डिजेनरेट हो जाएंगे। एडेप्टेबिलिटी है इनके अंदर, रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट, पहले बहुत ज्यादा डिटेल आता था, अब नहीं आता है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं करनी है। जस्ट पीवाईक्यूज में कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सॉल्व करो, थंब रूल ये रहेगा। बाकी बातें तो आती रहेंगी चैप्टर रिलेटेड या कहीं की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। एडॉप्टेशन में थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निडल लाइक, ये सब आपका कोनिफेरस का फीचर हो जाएगा। साइकस में भी है एडॉप्टेशन, निडल लाइक ही है, बट जब आप उसको एडॉप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप उसको समझने के लिए आप हिली एरिया से रिलेट करते हो, आपको रिलेट होता है। कोन की बात कर ली मैंने, पॉलन ग्रेन की बात की, ठीक है। एक एग्जांपल जिंगो बाइलोबा का भी याद रखना है आपको, दैट इज होलिस्टिक ट्री ऑफ क्रिश्चियंस। बाकी एंजियोस्पर्म की आज ही बात हो गई। कुछ पूछना है? अब मुझे एक चीज बताओ, पढ़ना क्या चाहते हो? अगला चैप्टर एनिमल किंगडम या प्लांट चल रहा है और प्लांट को कंटिन्यू करके मैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी खत्म कर, तो रिलेटेड रहेगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी खत्म करते हैं, फिर आएंगे अपन एनिमल किंगडम एंड उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एनाटॉमी एनिमल। ठीक है, तो सीक्वेंस में प्लांट ही चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 3 एंड हो गया, 5 रहेगा। इसको अच्छे से पैकअप करो। इसके एमसीक्यूज, पूरी यूनिट की एमसीक्यूज आपको दी हुई है, वहीं से आप एमसीक्यूज एक्सेप्ट प्लांट किंगडम सबको सॉल्व कर लो। ओके, फिर भी कोई क्वेरी हो, टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, 2 दिन का टाइम है, रिवाइज करो और पूछो मुझसे। एंड पैकअप करो, अपना अपना पैकअप करो। एनालिसिस भी 2 से ज्यादा बच्चों ने भेजनी है, शायद 3 बच्चों ने भेजी, बाकी किसी की टेस्ट एनालिसिस आई नहीं। कहने का इस ग्रुप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोचता है मैडम तो किसी को पहचानती नहीं है।